हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के टीयर 1 की कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, हम एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए अपना टारगेट 180 नंबर के आसपास का रखेंगे। दोस्तों, आपको देखने में ये टारगेट बहुत बड़ा दिख सकता है कि ये तो टारगेट 180 नंबर मतलब अनअचीवेबल है। नहीं दोस्त, बहुत लोग इसको प्राप्त करते हैं, है ना, इतना स्कोर करते हैं। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट टारगेट तो इतना करके चलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा होगा सीएचएसएल 2019 का जब रिजल्ट आया उसका कट ऑफ कितना गया था। तो आजकल जब कट ऑफ ही 160 नंबर के आसपास जा रहा है तो आपको अपना टारगेट 180 के आसपास तो रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना टारगेट ही 160 रख लोगे और मान लो कि कहीं कुछ स्कोर कम हो जाता है, फिर आप घट करके नीचे आ जाओगे। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट प्रिपरेशन के टाइम में अपना टारगेट 180 का रखना ही होगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, वैकेंसीज घट रही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। सो पुश योर लिमिट्स। ओके, अपने लिमिट्स को पुश कीजिए, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। क्यों? एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसको बस समझ लीजिएगा। देखिए, जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन होता है, इसमें क्या होता है कि लगभग 35 से 40 लाख कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं। ओके, इसमें से भी 15 से 20 लाख के आसपास क्या होते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। ओके, टीयर 1 में। और दोस्तों, टीयर 1 में जो लोग पास होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या हार्डली 40 to 45,000 के आसपास होती है। यानी कि 40 से 45,000 लोग ही एसएससी सीएचएसएल के टीयर 1 एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं आउट ऑफ 15 से 20 लाख लोग जो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। ओके, और इसमें भी अल्टीमेटली जॉब किसको मिलती है? तो इन 40 और 45,000 लोगों में से सिर्फ 4,000 से 5,000 लोगों को फाइनली क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। तो आप कंपटीशन का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि किस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी होगी इस एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में एक अच्छा पोस्ट लेने के लिए। ठीक है, यानी कि डिज़ायर्ड लोकेशन पे आपको अगर अपना पोस्ट चाहिए, आपकी नौकरी चाहिए, तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, मेरी इस बात से आपको अंदाज़ा शायद लग चुका होगा। ठीक है, तो अब आपको ये टारगेट 180 प्लस जो मैंने लिखा हुआ है ये अजीब नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने ये फिगर्स आपके सामने रखे। ठीक है, कंपटीशन का आइडिया आपको लग चुका है। चलिए अब बात करते हैं कि ठीक है, मैंने बोल तो दिया कि 180 का टारगेट करना है, अब ये कैसे करना है, यानी ये कि किस तरीके से हम करेंगे, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे तो ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो उस पर हम बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आपको करना क्या है, टाइप करना है टेलीग्राम पे @thefinaltouch। ओके, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो भी होती हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी सीएचएसएल का टीयर 1 जो होता है उसमें 4 हिस्से होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके एंड करेंट अफेयर इसमें आ जाता है। ठीक है, ये 4 सेक्शन होते हैं। मैथ्स 50 नंबर का, रीजनिंग 50 नंबर का, इंग्लिश 50 नंबर का, जीके और करंट अफेयर मिला करके 50 नंबर का, सबके 25 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर के 200 नंबर होता है। ठीक है, हम एक एक करके सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कोई स्कोर टारगेट मत कीजिए कि मतलब मैथ्स में मुझे कितना लाना है, रीजनिंग में कितना लाना है, और डिपेंड करेगा कि एग्जाम कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बोला 180 का टारगेट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मान लो कि आपका शिफ्ट बहुत ही हार्ड आ जाता है तो भैया वहाँ पर तो 140-45 करना ही मुश्किल हो जाता है ना। तो आप अगर उतना भी करके आओगे ना तो आपका स्कोर नॉर्मलाइज होकर के वहाँ पे पहुँच ही जाएगा। लेकिन अगर मान लो इन केस शिफ्ट अगर नॉर्मल आ जाता है, मॉडरेट हो गया या फिर ईजी आ गया, तो आपको 180-190 के आसपास पहुँचना पड़ेगा ना, 170-180 पहुँचना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने 180 का टारगेट रखा है कि अगर शिफ्ट आपका हार्ड आता है तो आप 140-45 भी करोगे तो आप सेफ जोन में रहोगे। ठीक है, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टारगेट बहुत बड़ा नहीं है ना, अचीवेबल है। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स के बारे में। मैथ्स दोस्तों सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहला टास्क आपको क्या करना है, डेली कम से कम 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में क्या, पहले आपको इसके पहले होना क्या चाहिए, तो अगर आप पिछले 4-5 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको टेबल पूरे 20 तक याद होंगे, हो सके तो 25 तक याद कर लेना। उसके बाद आपको क्यूब याद होने चाहिए, कितने तक, 20 तक।
स्क्वायर याद होने चाहिए 30 तक, क्यूब रूट याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, इतना अगर आपको याद है ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन के लिए आपको डेली 15 मिनट का टाइम निकालना है। कोई भी रैंडम मल्टीप्लिकेशन ले लो, एडिशन ले लो, सब्ट्रैक्शन ले लो, है ना, और उसको माइंड में ही करते रहो, ठीक है। कुछ भी रैंडम नंबर लेकर के उसको उसको आपको करना है, ठीक है, यानी कि नंबर्स के साथ खेलना है। कुछ भी लिए, मान लो कि लिख लिया 33 इंटू 25 24 और इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि कैसे आप स्पीड में इस कैलकुलेशन को कर पाते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आगे जो चीज़ बताने वाला हूँ वहाँ से आप क्वेश्चन तो पूरे कर लोगे, लेकिन कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। तो कैलकुलेशन आपका जो होगा यहाँ से होगा, तो कैलकुलेशन आपको सबसे पहले अच्छा करना है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद दूसरा टास्क क्या होगा। दूसरा टास्क ये होगा कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है एकदम 10-10 हज़ार क्वेश्चन, 20-20 हज़ार क्वेश्चन लगाने लगे, नहीं, कुछ नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है कि 2018 से लेकर के और 2020 तक टीसीएस ने जो पेपर कंडक्ट कराए हैं, ध्यान देना, टीसीएस ने जो पेपर कंडक्ट कराए हैं, सिर्फ उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। टीसीएस ने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं सिर्फ उनको सॉल्व करना है। इसमें आपके जो एग्जाम कौन कौन से होंगे, तो सीपीओ के पेपर आपको सॉल्व करने हैं, सीजीएल के पेपर सॉल्व करने हैं, सीएचएसएल के पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इन तीनों एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, सीजीएल के टियर 1 हो, टियर 2 हो, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, तो इन सब के जो मैथ्स क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आपको बिल्कुल, ये तो आपको करना ही करना है, कुछ करो या मत करो। एटलीस्ट 2018 से 2020 तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं टीसीएस ने आपके एग्जाम में दिया है, उनको आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है एग्जाम से पहले। अप्रैल में आपका एग्जाम है, 30 दिन का टाइम है, 30-35 दिन का, तो आपको इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए मैथ्स को इस तरीके से अटेम्प्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो राकेश यादव पब्लिकेशन की जो क्लास नोट्स आती है उसको आप प्रीफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, आप एक बार उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी 30 दिन का टाइम है, तो उसको आप अगर करने बैठोगे, आपके पास टाइम नहीं होगा ज़्यादा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी होगी। ओके, तो अभी आपको लास्ट टाइम में बस इतना ही करना है कि 18 से 20 तक के टीसीएस के पेपर आपको सॉल्व करने हैं, सारे के सारे सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी क्वेश्चन पेपर जो टीसीएस ने कंडक्ट कराए हैं उसको आपको सॉल्व करना है, और प्लस कैलकुलेशन। और ज़्यादा इसमें बुकों की ज़रूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक है तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर मॉक टेस्ट आप लेंगे तो उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये बात हो गई मैथ्स की। चलिए अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं रीजनिंग के पेपर की, तो रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर जो टीसीएस ने कराए हैं 2018 से लेकर के 2020 तक, उनको आप बस सॉल्व कर जाओ, है ना। जितने भी एग्जाम एसएससी के हुए हैं टीसीएस द्वारा, उन सबके रीजनिंग को आप सॉल्व कर जाओ, खत्म कहानी। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा आएगा ही नहीं। यानी कि अगर आपने इतना मन से कर दिया, 2-3 बार कर लिया, दैन डेफिनेटली आप रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे, एटलीस्ट 45 प्लस आप स्कोर करके आओगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो रीजनिंग के लिए आपको 2018 से 2020 तक के टीसीएस के पेपर आपको सॉल्व करने ही करने हैं। ओके, बस खत्म, रीजनिंग के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें हम इंग्लिश की। देखिए दोस्तों, इंग्लिश के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर करना है। प्रीवियस ईयर कहाँ से करोगे, तो ये करोगे आप एमबी पब्लिकेशन की बुक से, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की बुक से। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश में पूछता है क्या है, तो इंग्लिश में जो आपका आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ग्रामर आएगा एंड वोकैब आएगा, ठीक है। तो वोकैब के लिए देखो, एक बुक तो है, काफ़ी अच्छी बुक है, मोटी सी बुक है, अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो उसको बस रिवीजन कीजिए। कौन सी बुक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ब्लैक बुक, ठीक है। तो अगर आपके पास ब्लैक बुक है पहले से तो कोई दिक्कत है नहीं, आप उसको अगर पहले से पढ़े हैं ना तो उसको ही बार बार रिवाइज कीजिए। वो क्या, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। उसमें भी जो टीसीएस ने अभी 2-3 साल में जो एग्ज़ाम कराए हैं उनको आपको पहले करना है, और उसके बाद जो पीछे के भी जो एसएससी ने एग्ज़ाम कराए हुए हैं उनसे आपको करना है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास ब्लैक बुक नहीं है तो आपके पास एमबी पब्लिकेशन की बुक होगी, ठीक है। उसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो ईडीएम एंड फ्रेज दिए हुए हैं उनको आपको काफ़ी अच्छे से करना है, पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें जो प्रैक्टिस सेट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट वाइज दिए हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की बुक से, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की बुक से। अब ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के लिए आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ग्रामर आप सिंपल जो है केडी कैंपस की जो बुक आती है वॉल्यूम 1,
ठीक है, वॉल्यूम 1 जो आती है नीतू सिंह मैम की, आप उसमें जो ग्रामर के 14 चैप्टर दिए हुए हैं, उन चैप्टर को 14 चैप्टर्स को कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम से पहले कर जाओ, ठीक है, 2 से 3 बार उसको बार बार उसके सारे रूल्स आपको ध्यान में एकदम टिप पे होने चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ रूल्स याद कर लिए और अप्लाई करने आता नहीं है, तो प्रैक्टिस के साथ आपको जो है मतलब ये जो केडी कैंपस की वॉल्यूम 1 है इसकी बुक लेनी है और इसके 14 चैप्टर जो ग्रामर के हैं उनको काफ़ी अच्छे से आपको थॉरली क्या करना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर हैं, आप एक दिन में चाहो तो 1 या 2 चैप्टर कर सकते हो आराम से, 2 कभी कुछ चैप्टर तो ऐसे भी हैं कि आप 3 चैप्टर भी कर सकते हो, है ना, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। तो आप केडी कैंपस की वॉल्यूम 1 से ग्रामर कर सकते हो और इसमें भी जो आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस और जो वोकैब दिए हुए हैं उनको भी आपको करना है, ठीक है। तो केडी कैंपस प्लस एमबी ये दोनों मिला करके आपको वोकैब करना है, ठीक है, यानी केडी के वॉल्यूम 1 के सारे वोकैब और एमबी पब्लिकेशन के जो वोकैब दिए हुए हैं बुक में वो भी आपको करने हैं, ठीक है। अब आरसी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए आपको और क्लोज टेस्ट जो होते हैं इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। इसके लिए आपको कोई भी बुक जो होती है, इंग्लिश की कोई भी बुक हो, ऐसा नहीं बोलूँगा कि द हिंदू पढ़ लीजिए क्योंकि बहुतों को समझ में नहीं आता है, तो आप कोई भी बुक उठा लो, क्लास 10th की, क्लास 9th की, या फिर कोई नॉवेल उठा लो, जो भी आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो। इंग्लिश की बुक होनी चाहिए, बशर्ते हिंदी लेके मत बैठ जाना। तो इंग्लिश की जो बुक है उसको ले लेना और उसको कम से कम डेली 1 से 2 घंटे, 1 घंटे मान लो, 1 घंटे पढ़ने की प्रैक्टिस करो और समझो। सिर्फ रीडिंग नहीं करना है, समझना है। मतलब मान लो कि एक पैसेज आपने पढ़ा बड़ा सा, ठीक है, एक बड़ा सा पैसेज पढ़ा, तो आपको क्या करना है कि वो पढ़ने के बाद उससे क्या आप समझे, यानी कि उसका कंक्लूजन क्या निकला वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई भी पैराग्राफ आपने पढ़ा तो उसका कंक्लूजन आपको समझ में आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश समझने की एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग जो होगी वह डेवलप होगी, ओके। तो आपका वोकैब भी हमने क्लियर करा दिया, एमबी प्लस केडी कैंपस या फिर ब्लैक बुक वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लैक बुक नहीं है तो ये एमबी और केडी काफ़ी है उसके लिए, ओके। एसपी बख्शी भी चल जाएगी अगर है तो, ठीक है। ग्रामर के लिए केडी कैंपस नहीं है, एसपी बख्शी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी वो भी, ठीक है। अच्छी, बहुत अच्छी बुक है वो, है ना। अगर मान लो कि ऐसा नहीं है कि केडी, मैंने केडी बोल दिया, आपके पास एसपी बख्शी है तो आप केडी कैंपस खरीदने जाओ, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एसपी बख्शी की बुक है तो आप उससे करो, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, ओके। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। तो इंग्लिश के 3 पिलर यही होते हैं और ये काफ़ी है, इतना आपने कर लिया, इंग्लिश आपको आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं जीके के बारे में। सबसे पहले हम बात करें करंट अफेयर। तो कुछ नहीं करना है आपका, अगर अप्रैल में एग्ज़ाम है ना तो आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 5 महीने करंट अफेयर आपको कम से कम करने हैं। इनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने करंट अफेयर आपको एकदम टिप पे होने चाहिए। और अगर टाइम अलाउ करता है तो आप नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर भी कर लेना, ठीक है। तो ये 5 महीने करंट अफेयर आपको करने ही करने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 25 क्वेश्चन। तो वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लगभग 20% का वेटेज आपका करंट अफेयर का देखने को मिलेगा। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको कर लीजिएगा, ओके। चलिए अब हम अगर हम बात करें जीके के बारे में, तो देखो जो जीके होता है इसमें आपको ज़्यादा इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है। लूसेंट आप सबके पास होगी या फिर अरिहंत की मनोहर पांडे सबके पास होगी, ठीक है। पहले से आपने पढ़ा भी होगा 2-3 बार, उसको बस पढ़िए। उसमें फोकस कहाँ रखना है मैं बताता हूँ। साइंस में बायोलॉजी पढ़िए, बायोलॉजी में भी जैसे डिजीज़ हो गए, विटामिन हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका किसने क्या डिस्कवर किया, उसके बाद मान लो ब्लड हो गया, उसके बाद स्केलेटन सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, सेल साइटोलॉजी हो गया, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, ओके। डिजीज तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये हो गया बायोलॉजी। उसके बाद आप केमिस्ट्री पढ़ लेना, जैसे कि किसका पीएच कितना होता है, ये जो मिक्स जो होते हैं ना, जैसे कि कौन कौन से मेटल मिलाने पे कौन कौन से, सामान लो कि कॉपर हो गया और जिंक हो गया, ये मिलाने पे क्या बनता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स भी आप देख सकते हो, नहीं तो फिजिक्स के क्वेश्चन आते नहीं है उतने ज़्यादा, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको कम से कम देखना ही है। उसके बाद टाइम है तो फिजिक्स भी देख लेना। बेसिक जो डेली लाइफ यूज में चीज़ें होती हैं ना, साइंस से वही क्वेश्चन आते हैं जो आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। तो साइंस की बात हो गई। अब बात करें हम यहाँ पे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इसको ख़त्म करना है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आपके, अगर मान लो कि अगर
क्वेश्चन आते भी है ना, तो 80% चांसेस हैं कि आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ही देखने को मिलेंगे। और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होता कहाँ से कहाँ तक है, तो 1857 के रिवॉल्ट से लेकर के और आपको 1947 तक कर जाना है। ठीक है, सारे कांग्रेस के सेशन जो भी हुए हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं, क्या क्या उनके काम रहे हैं, वो आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये हो गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मेडिएवल में आपको 2 चीज़ें जरूर एकदम कर लेनी है। क्या क्या, तो आपको करना है मुगल डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत। ओके, अगर मैं बात करूं एंशियंट की, तो एंशियंट में आपको क्या करना है, तो एंशियंट में आपको जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ये दोनों चीज़ हो गया, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और दूसरी बात मौर्य एंड गुप्ता साम्राज्य, मौर्य एंड गुप्ता साम्राज्य, ये 4 चीज़ें एंशियंट से, ये 4 टॉपिक आपको करना ही करना है। ठीक है, इसमें से मान लो मौर्यास पढ़ रहे हो, गुप्तास पढ़ रहे हो, तो जो किंग्स बने हैं ना, उनकी क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है कि कौन पहले बना, कौन बाद में बना, कौन किसका बेटा था, कौन किसका बाप था। ये क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे कि मान लो भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उनको भी ध्यान रखना है। ओके, तो हमने साइंस कर लिया, हमने हमने साइंस कर लिया, हमने हिस्ट्री कर लिया। अब अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो देखो पॉलिटी में आपको क्या करना है, पॉलिटी के लिए आपको लूसेंट काफ़ी है। पॉलिटी में आपको क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, उसके बाद आपका डीपीएसपी हो गया, डीपीएसपी। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इनको आपको पढ़ना है। प्रेसिडेंट और उसकी जो पावर्स होती हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। गवर्नर को पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब चीज़ों को आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जो शेड्यूल कौन कौन से हैं, ठीक है, शेड्यूल हो गए। उसके बाद कौन से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जैसे मान लो 61st अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो अमेंडमेंट बने हैं, जिसमें जैसे मान लो कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वह किस अमेंडमेंट के अंतर्गत लाया गया संविधान में, तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनते हैं। ओके, अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, ठीक है, ज्योग्राफी जो है इसके लिए भी आपको लूसेंट काफ़ी है। इसमें मतलब देखिए आप क्या कर सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो उसके बाद मान लो आपका जो जितने रेंजेस हैं, माउंटेन रेंज, वो सब देख सकते हैं। ग्रास लैंड कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं, ये सब देख सकते हैं। वाटरफॉल यानी कि झरने जो है, कौन से झरने कहाँ पे पाए जाते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सोलर सिस्टम आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना है, क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट बोला जाता है, किसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट जो है, मान लो कि प्लूटो को किस ईयर में घोषित किया गया, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, तो सोलर सिस्टम हो गया आपका, सोलर सिस्टम, उसके बाद रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद आप डेजर्ट हो गए इंपॉर्टेंट, ग्रास लैंड हो गए, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपका ग्रास लैंड हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, हाँ, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये सब आपको देखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने अभी बताया आपको। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको कम से कम इतना करना है ज्योग्राफी में। अब बात करें अगर हम इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में आपको बहुत डीप नहीं जाना है। आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट जैसे टर्म जो होते हैं, जैसे मान लो इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, ठीक है, रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, ठीक है, उसके बाद एमएसएफ हो गया। ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती हैं, सीआरआर हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बैंकिंग या फिर इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, उनको आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, जो प्लानिंग कमीशन जो 5-5 साल पे बनता है ना, जो पंचवर्षीय योजनाएं जो बनती हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है कि कौन सी योजना कब से कब तक चली और उसका मेन लक्ष्य क्या था और उसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे। ठीक है, तो ये आपकी इकोनॉमी की बात हो गई। तो लगभग हमने जीके के भी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है इसमें, जैसे मान लो कि दुनिया की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लो कि आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यूनाइटेड नेशन हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूएनडीपी हो गया, ठीक है, आईएलओ हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, ओईसीडी हो गया, ठीक है, एपेक हो गया, ओपेक हो गया। तो इन सब के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, इनकी स्थापना कब की गई और इनके हेड कौन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टैटिक में आपका आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मान लो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, ठीक है, दुनिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी, प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जीके की बातें हो गई। बाकी लगभग मैंने कोशिश किया है कि हर एक टॉपिक आपका यहाँ पे मैं बता दूँ कैसे कैसे करना है आपको, ताकि जो आपको 180 का टारगेट देखिए पहाड़ लग रहा है वह ईजी लगने लगे। और दोस्तों
सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट कि प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है। यानी मैथ्स में तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, रीडिंग पूरा प्रैक्टिस का खेल है, और इंग्लिश और जो जीएस है ये रिवीजन का खेल है। रिवीजन आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं, ठीक है। और मैथ्स में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा वीडियोस मत देखना किसी के, सिंपल सी बात है, मैथ्स का प्रैक्टिस खुद पेन पेपर पे करना, बिकॉज एग्जाम में आपको सॉल्व करना है ना किसी टीचर को सॉल्व करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, चुपचाप से क्वेश्चन उठाओ, पेन पेपर लो और उस पर सॉल्व करो। और दोस्तों मॉक टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाने हैं प्लस एनालाइज करना है। तो मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, कैसे एनालाइज करना है, अगर आप चाहते हो कि उस पर मैं एक वीडियो आपको बना करके दूं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, उस पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर मैं इसमें बताने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो इसमें मैं ये वीडियो यहीं तक रहने देता हूं। आपको अगर वीडियो चाहिए तो बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको और क्या चीज़ें चाहिए कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उस टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना करके दिया जाए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।